संघ लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में कैसा है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो पिछले कुछ वर्षों से बेहद खराब हुआ है, इससे हम सब लोग परिचित हैं। तो पहली समस्या तो हमारे सामने ये है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट ही बहुत प्रभावित हुआ है और इसके कारणों की पड़ताल करें हम तो फिर कई सारे कारण नजर आते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते अव्वल पहली बात कि हिंदी माध्यम के छात्रों की प्रतिभा को लेकर कोई सवाल है या प्रतिभा नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल निराधार होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक लंबा दौर देखा है जब हिंदी माध्यम के छात्रों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बड़ी मात्रा में रिजल्ट दिया है और हम सबको मालूम है कि यूपीएससी में तीसरा रैंक जो है, थर्ड रैंक भी हिंदी माध्यम के छात्र को आ चुका है। वो छात्रा किरण कौशल, आप सब लोग जानते हैं। किरण कौशल और इसके साथ-साथ 5वीं रैंक, 8वीं रैंक, 9वीं रैंक, 10वीं रैंक, ऐसे जो टॉप 10 हम कहते हैं, उसमें भी हिंदी माध्यम के छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से जो बदलाव हुए हैं, 10 वर्षों से आप कह सकते हैं, खासकर 2012 के बाद जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आया है, उसने मानो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदी माध्यम के छात्रों की प्रतिभा वैसी नहीं है, उनकी प्रतिभा पे सवाल है या फिर परीक्षा का पैटर्न जो बदला है, उसमें हिंदी माध्यम के छात्र अपने को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं या फिर हिंदी में जो खेप आ रही है, जो जनरेशन हिंदी की आ रही है, उसमें वो मादा नहीं है या उतने प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं। इस तरह के तमाम बातें उठती हैं। इसके साथ-साथ एक सवाल ये भी होता है कि क्या यूपीएससी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करती है और हिंदी माध्यम के लोगों को पीछे धकेला जा रहा है और ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की तरह एक देश में जो अंग्रेजी का कल्चर बना है, तो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को लिया जा रहा है। ये बातें भी आती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहें तो मेरी 1-2 बातें इसमें मैं कहना चाहूँगा और कोई ठोस राय देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई कारणों का ये परिणाम है जो हिंदी माध्यम के रिजल्ट खराब हुए। पहली बात तो मैं ये देखता हूँ कि जो जनरेशन अभी आ रही है, वो जनरेशन इंग्लिश मीडियम वाली ही आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अब अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए, गाँवों में भी अब अंग्रेजी स्कूल खुल गए हैं। तो 80 के बाद जिनका जन्म है, वो अमूमन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़े हुए हैं। एक एक तो कॉमन बात ये है, अंग्रेजी माध्यम के छात्र ज़्यादातर इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हिंदी माध्यम के जो छात्र आ रहे हैं, उनकी थोड़ी अपनी समस्या है, जो स्कूल का पैटर्न है, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, थोड़ा-सा उनकी समस्या रही है। इवन कि मैं भी हिंदी माध्यम से रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो एक तो ये भी है, दूसरी बात ये है कि जो परीक्षा का पैटर्न बदला है, उसमें भी थोड़ी समस्या आ सकती है। हिंदी माध्यम के लोग उतना बेहतर तरीके से उसको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस बीच में हिंदी माध्यम के रिजल्ट कुछ अच्छे भी आए हैं, आप सबको मालूम है। पिछले 2015 में निशांत जैन का 13वीं रैंक था हिंदी माध्यम में, आप सबको पता है और कई लोग हिंदी माध्यम में बीच-बीच में अच्छा रिजल्ट देते भी रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हिंदी माध्यम अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस परीक्षा में माध्यम की भूमिका जितनी है, उतनी माध्यम की भूमिका नहीं भी है। इस सेंस में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके कंटेंट अच्छे हैं, यदि आप बेहतर तरीके से उत्तर लिख पाते हैं, तो फिर यदि 11 लोगों का इस बार हिंदी माध्यम में हुआ है, तो आखिर 11 लोगों का क्यों हुआ है? सवाल ये भी उठता है। हाँ, उस अनुपात में नहीं हुआ, लेकिन 11 लोगों के रिजल्ट हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन लोगों ने अपने आप को यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पर अपने आप को प्रूफ किया है, अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाया है। इसलिए माध्यम का दोष तो हो सकता है, लेकिन माध्यम यदि हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि
ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम पूरी तरीके से मेन एग्जाम पर निर्भर है, मेंस पर निर्भर है, और मेंस एक रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम में आपका एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। और यदि आप एक्सप्रेशन ठीक कर पाते हैं जिस भी भाषा में, आपको उसी में फायदा मिलेगा। और इसीलिए यदि आप ये सोचते हैं कि मैं हिंदी में तो पढ़ा हूँ, हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजी रख लूं, अंग्रेजी माध्यम तो मुझे लाभ मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता, इसका आपको नुकसान ही होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा अपनी बात को, अपनी बात के पक्ष में, कि एक हरिओम नाम के स्टूडेंट रहे जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर हैं, सीनियर आईएएस के पोस्ट पर हैं। हरिओम ने 3 अटेम्प्ट दिए, जेएनयू से उन्होंने बीए किया, इंटरमीडिएट करके आए यूपी से, और मास्टर डिग्री उन्होंने जेएनयू से की, और उन्होंने 3 अटेम्प्ट हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम से दिया, लेकिन उनका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन चौथा अटेम्प्ट उन्होंने हिंदी माध्यम से दिया, और उनके रैंक आए थे, 9वीं रैंक आया था उस वर्ष। आज आज कुछ वर्ष हो गए, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में, हरिओम जी ने यही बात कही कि ये सफलता और 9वीं रैंक आने की बड़ी वजह ये है कि मैंने अपनी भाषा में, जिसमें मैं कंफर्टेबल था, उसमें मैंने इस एग्जाम को लिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेशक खराब हुआ है, लेकिन आप उससे कोई एक सेटर एक 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 बहुत सर्टेन एक आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हर बार ऐसा होगा या हमें हिंदी माध्यम छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम इस परीक्षा के बारे में सोचते हैं, और ये इस परीक्षा के बारे में कौन नहीं सोचता, जो भी ग्रेजुएट है वो एक बार जरूर सिविल सेवा के बारे में सोचता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि सिविल सेवा केवल एक सेवा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सेवा है जिसमें हम सीधे सीधे एक टॉप लेवल पे जाकर हम देश की सेवा में शामिल होते हैं। सीधे हम एक ऊंचाई पर जाकर सेवा कार्य करते हैं। बाकी सर्विसेज तो है अपनी जगह, सब सेवा कार्य है, देश की सेवा में सबका योगदान है, लेकिन सिविल सेवा में हम सीधे एक अथॉरिटी के साथ हम ऊंचे पद पर काम शुरू करते हैं, और फिर ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां हम अपने जीवन में छूते जाते हैं, आप सबको मालूम है। यश, पद, प्रतिष्ठा, और जिसके लिए जीवन में मनुष्य कोशिश करता है, हम सब अपने जीवन में प्रयास करते हैं कि हमें यश की प्राप्ति हो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हमें प्रतिष्ठा मिले, हम ऊंचे पदों पे जाएं और सरकार की सेवाओं में सक्रिय रहें। ये सारी चीजें अगर कहीं मिलती हैं तो निश्चित तौर पर वो सिविल सेवा है, और इसीलिए सिविल सेवा की इतनी मांग रहती है, हम सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके कुछ यथार्थ पहलू भी हैं। आप सब जानते हैं कि कैसे सरकारी सेवाओं में सुरक्षा भी रहती है और तमाम तरह की बातें। बहरहाल, जब हम तैयारी को लेकर सोचते हैं तो हमारे सामने परीक्षा का पैटर्न जो है उसमें आपको मालूम है। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा पैटर्न पे, कि इसके 3 फेजेस हैं, 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें जो 2 फेज है, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, ये दोनों बहुत अनएक्सपेक्टेड है। प्रीलिम्स पास करते हैं आप, नहीं भी करते, कई बार ऐसा होता है। दूसरी बात कि प्रीलिम्स पास भी कर गए और मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, तो प्रीलिम्स की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई एग्जामिशन नहीं मिलता। इंटरव्यू बहुत अनएक्सपेक्टेड है। अगर आपका दिन अच्छा रहा तो आपको 275 में बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं, दिन खराब रहा तो लोगों के 65 अंक भी मिलते हैं, 65-70 ऐसे मिनिमम अंक मिलते हैं। और किसी को इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो उनका सिलेक्शन बहुत ऊपर हो जाता है। जो चीजें आपके हाथ में है, जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके जरिए आप सिविल सेवा में सफलता हासिल कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में है, वो है मुख्य परीक्षा। हम सबको मालूम है। और मुख्य परीक्षा की 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो ये 1750 अंकों का है, जिसमें हम अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो इंटरव्यू हमारा थोड़ा खराब भी रहेगा तो भी हम इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि इस वर्ष हमें देखने को मिल रहा है कि शुभम कुमार जो टॉपर हैं, वो टॉप 10 के जो रिजल्ट हैं उनमें सबसे कम इंटरव्यू में मार्क्स शुभम कुमार को मिले हैं। और मजे की बात देखिए कि शुभम कुमार टॉपर हैं, और जो बाकी लोग हैं वो उनके रैंक नीचे आए हैं,
लेकिन उन्होंने मुख्य परीक्षा में इतने अच्छे मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं कि वो टॉपर इस बार के हुए। यानी कि मुख्य परीक्षा में लिखकर आप बेहतर कर सकते हैं, रिटेन एग्जाम है और रिटेन एग्जाम में अगर किसी एक चीज की डिमांड रहती है तो वो है कि आपको आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लेखन क्षमता, आपको लेखन कला आपको आनी चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूं, शायद पहले भी मैंने कहा हो अपने इस संभवम के साथ बातचीत में कि अगर आप देखें तो सिविल सेवा में सफलता उसकी सुनिश्चित है, उसे सफलता ज़रूर मिलेगी, जिसको लिखने की कला आती है, जो बहुत बेहतर तरीके से लिखता है। तो ये जो 3 चरणों में परीक्षा आयोजित होती है, मैंने कुछ स्लाइड्स भी दिए हैं आपको। इसमें मुख्य परीक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा अंकों का है, 1750 अंकों का है और ये यदि आपको लिखने की कला मालूम है, लिखते हैं, तो आप इसमें सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो 1750 अंक का ये पेपर है, उसमें 1000 अंकों का समान अध्ययन है। आप देखें अगर रिजल्ट को, तो आप पाएँगे कि 1000 में अमूमन लोगों को कितने परसेंट मार्क्स आते हैं। 2012 से अगर आप देखें तो 30%, 35%, बहुत कम लोगों को 40%। इस बार भी जो टॉप 10 और कुछ लोग हैं जिनको 40% मिले हैं, अदरवाइज 30-35% मिलते हैं। यानी कि 1000 में 350, पौने 400, 400 अंक आप प्राप्त करते हैं, 40%। अगर मैक्सिमम मान लिया जाए, जो नहीं मिलता, एवरेज अगर हम रखें तो 35% हम रख सकते हैं। 35% मार्क्स लोग ले आते हैं इस एग्जाम 1000 में आउट ऑफ 1000। लेकिन 500 मार्क्स का आपका वैकल्पिक विषय है और उसमें आप 300 तो आसानी से 60% आप आसानी से ले आते हैं। जनरली ऑप्शनल में ही लोग मार्क्स अच्छा लाते हैं और ऑप्शनल में मार्क्स लगभग लगभग 60% मिल जाता है, बल्कि अच्छे मेहनत करने वाले लोगों को 60% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो 500 अंकों का हमारा वैकल्पिक विषय है। अगर हम स्ट्रेटेजी बना के, रणनीति बना के भी हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम अपने वैकल्पिक विषय को बहुत महत्व देंगे, उसके चयन में महत्व देंगे, उसके बारे में बढ़िया से सोच विचार कर हम इस पर काम करेंगे। अगर हम बात करें कि वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर, तो उसकी तमाम बातें हैं, आप सबने बहुत बातें सुनी होंगी, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। कभी हम फ्रेंड के कहने पे, कभी हम अपने रूम पार्टनर के कहने पे, कभी किसी टीचर के कहने पे, कभी किसी कहने पे हम वैकल्पिक विषय का चयन कर लेते हैं। अगर हम देखें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है और मैं ही नहीं कहता बल्कि आप सब जानते होंगे। जरा पिछले स्लाइड्स में आइएगा। पिछले स्लाइड्स में हमने दे रखा है सब्जेक्ट्स के नाम। इसके पहले या इसके बाद होगा, उसके आगे आप देखिए। उसके आगे हमने ये, हाँ, एक मिनट। अब कुछ जो सर्वाधिक लोकप्रिय वैकल्पिक विषय हैं, मैंने उनके यहाँ नाम रखे हैं। अमूमन लोग इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, ज्यादातर लोग, कुछ लोग साइकोलॉजी से भी आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर यूपीएससी में जो पॉपुलर सब्जेक्ट है वो यही है और अमूमन इसी में से लोग विषय का चयन करते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी के ट्रेंड को समझते हो या इसको इंटरव्यू के जरिए देखते हो, अलग अलग छात्रों के इंटरव्यू आते हैं, तो आप देखेंगे कि लिटरेचर एक ऐसा वैकल्पिक विषय रहा है जो हमेशा एक उसकी कंसिस्टेंसी बनी रही है, उसकी निरंतरता बनी रही है और वो हमेशा स्कोरिंग रहा है। चाहे वो पहले पाली रहा हो, पाली से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों ने खूब रिजल्ट दिए। पाली के रहते ही हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पंजाबी साहित्य, इसके साथ-साथ फारसी, तेलुगु, तमिल, ऐसे तमाम जो ये लिटरेचर के विषय हैं, अंग्रेजी लिटरेचर, इन विषयों को रखकर लोगों ने बहुत रिजल्ट दिए हैं। मैं खुद पिछले 18-19 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ मुखर्जी नगर में और दूसरे हिंदी के तमाम क्षेत्रों में। मैं लंबे समय से इलाहाबाद में 9 साल कंटिन्यू पढ़ाया हूँ मैं और जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है उनमें मैंने पढ़ाया है। मैंने देखा है कि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय रहा है या लिटरेचर, मैं हिंदी साहित्य नहीं कहूंगा, जैसे आज आप देख लीजिए मैथिली, आप मैथिली को देख लीजिए, जिन लोगों को मैथिली अगर आती हो तो बेहिचक
बिना सोचे वो मैथिली रख सकते हैं, उसका एडवांटेज मिलेगा। तो मैंने देखा है कि लिटरेचर ने हमेशा अच्छे स्कोर दिए हैं और दिल्ली के जो तमाम बड़े संस्थान जो नामी-गिरामी हैं, उनके रिज़ल्ट भी जो आप शो करते हैं, ज़्यादातर रिज़ल्ट हिंदी के ही हैं, आप सबको पता है। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मैं भी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ दिल्ली में। पहले डिस्कवरी नाम के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था, फिर मैंने 2007 में विज़डम स्टार्ट की हमने, और फिर उसके बाद मैंने लंबे समय तक जहाँ-तहाँ और भी संस्थानों में पढ़ाया है, और न जाने कितने बच्चों के सिलेक्शन यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में हुए हैं। और उसमें जो हिंदी साहित्य है, उसमें मैंने एक बात कॉमन देखी है कि हिंदी ने कभी उनके साथ कोई एक वैकल्पिक विषय के रूप में कभी दगा नहीं दिया, और जो उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, जितना उम्मीद कर रहे थे, हिंदी ने उनको दिया है। और मुझे लगता है कि जो भी लिटरेचर के विषय हैं, उन सब में ऐसे मार्क्स मिलते हैं। अब सवाल ये है आपके मन में, ये तो आपको लग सकता है कि एक मेरा विषय है, इसलिए मैं इसकी प्रशंसा भी शायद कर रहा हूँ। आप सब ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप सब यदि इंटरव्यू देखते हो या रिजल्ट देखते हो, तो आप सबको पता होगा कि हिंदी का कैसा स्कोर है। एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदी को लेकर थोड़ी सी एक 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 टैबू जैसा भी एक भाव है, एक थोड़ा सा उसको लेकर एक हमारे मन में कुछ कुंठा जैसी भाव भी है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। जैसे जरा स्लाइड्स आगे बढ़ा दें। स्लाइड्स मैं भी यहाँ से कर सकता हूँ क्या? मैं यहाँ से कर लेता हूँ, रुक जाइए, आप रहने दें। जो भी कर रहे हो, आप अगर हटा ले तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से भी हो जाएगा। हाँ, चलिए। दिख रहा है आप सभी लोगों को? जी देख सर। पा रहे हैं? जी सर। यस सर, यस सर, यस सर, दिख रहा है। सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो सर मैं भी हूँ सर, आरिफ। अच्छा आरिफ, अच्छा, वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका। हाँ सर, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी को लेकर जो मैं देखता हूँ, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हिंदी को लेकर नजरिया थोड़ा सा अलग होता है। लोग ये मानते हैं कि हिंदी साहित्य कोई पढ़ने का विषय नहीं है, और ये अमूमन लड़कियों का विषय है, छात्राएं पढ़ती हैं, और हिंदी साहित्य पढ़ के आप क्या करेंगे। लिटरेचर के बारे में हमारे चूंकि संस्कृति को लेकर ही हमारा नजरिया संकीर्ण है, तो हम ऐसे लिटरेचर पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन हर विषय का अपना महत्व है, और इसीलिए यूपीएससी ने इन विषयों को रखा है। हम जब अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, सबके बारे में हमें जानना होता है। और ये इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैथमेटिक्स हो, या कोई इंजीनियरिंग का पेपर हो, कोई दूसरा पेपर। क्योंकि बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जीवन है, तभी ये जीवन की सारी चीजें हैं, सुविधाएं हैं। और लिटरेचर और संस्कृति जो है, ये सब चीजें हमें जीवन जीने के काबिल बनाती हैं। और इसीलिए इनके बगैर जीवन कुछ वैसा ही है कि जैसे हम कहने को तो एक घर में रह रहे हैं, लेकिन उस घर में दीवारें ना हो। आप अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति, कला, विरासत, ये जितनी भी चीजें हैं, वो हमारी दीवारें हैं जो हमें सुरक्षित रखती हैं और जीवन के लिए हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन लिटरेचर को लेकर हमारे मन में एक बड़ा नकारात्मक भाव रहता है, और यूनिवर्सिटी में तो कोई नहीं पढ़ता। अच्छी बात है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप अगर सिविल सर्विसेज की तरफ आएंगे, तो यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, जहां जहां लिटरेचर है, झारखंड में तो ये अनिवार्य एक पेपर के रूप में 150 अंकों का ये अनिवार्य है। हिंदी, जो लोग हिंदी वाले लोग हैं उनके लिए, मतलब जिनका इस हिंदी के अलावा और भी लिटरेचर के पेपर हैं, संथाली वगैरह, लेकिन हिंदी का एक 150 अंकों का लिटरेचर का पेपर अनिवार्य है आपके जीएस में, जेपीएससी में। तो यहाँ ये विषय लोग रखते हैं। मेरे छात्र, आपको बताऊं कि वो आईआईटीएन भी रहे हैं। संजीव रंजन मेरे छात्र रहे हैं, आईआईटीएन, फिजिक्स और हिंदी लिटरेचर से किया है। और कई ऐसे छात्र मेरे रहे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहे हैं, और मीडियम भी उनका इंग्लिश रहा है। और ना केवल मेरे, बल्कि और भी जगह आप ऐसा देख सकते हैं।
तो यहाँ ये विषय काफी पॉपुलर रहा है, चाहे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हों, चाहे साइंस के, सबने इसे रखा है। और हैरानी की बात ये है, मैंने देखा कि मात्र 4 महीने में, 3-4 महीने में ये विषय एक 50% तो दे ही देता है। 500 में 250 अंक तो आप, अगर मैं कहूँ कि आप खुद से भी पढ़ेंगे, कोचिंग ना भी ले तो आप 250 अंक तो खुद ही ला सकते हैं। मुझे लगता है कोचिंग करने का फायदा है कि आपको थोड़ा 60%, 60% प्लस मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्योंकि इस विषय का नेचर ऐसा है कि इसमें कोई बना बनाया आंसर मॉडल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं। इसमें मान लीजिए कि गोदान हमें पढ़ना है, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान हमारे पाठ्यक्रम में है। अब गोदान में किसानी जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। उसका जो मुख्य पात्र होरी है, और होरी के बहाने प्रेमचंद ने किसानी जीवन की जितनी त्रासदी है, समस्याएं हैं, उन सबको चित्रित किया है। क्या हम किसानी जीवन के बारे में नहीं जानते? क्या किसानी जीवन से हम अपरिचित हैं? क्या हम ये नहीं जानते कि किसानों के पास किस किस तरह की समस्याएं होती हैं? खासकर उस जमाने में जब प्रेमचंद ने लिखा 1936 में, तब समस्याएं कुछ अलग थी, लेकिन आज भी अमूमन वही समस्याएं हैं जो प्रेमचंद के जमाने में थी। अगर अंग्रेजी शासन के लगान को छोड़ दें, तो कर्ज की समस्या, नगदी का अभाव, खेती का मानसून पे निर्भर रहना, नगदी ना होने की वजह से किसानों का हमेशा उधार और कर्ज के जाल में फंसना, गांव के आपस में ईर्ष्या, झगड़े, संयुक्त परिवार के विवाद, जमीनों का छोटा छोटा हो जाना, जोत का छोटा हो जाना, जिसकी वजह से खेतीहर अलाभकारी है, पुलिस, चोरी, आपस के झगड़े, ये तमाम बातें जो जिनको हम पिछले जमाने में देख रहे थे, आज के जमाने में भी वो सारी चीजें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। और यदि प्रेमचंद के गोदान में यदि आप देखेंगे कि होरी इन्हीं सब समस्याओं के जाल में उलझकर मर जाता है। आज किसान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी किसानों की स्थिति कमोबेश वैसी बनी हुई है, कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। अब इस विषय पर यदि आपको लिखना हो और किसानी जीवन को आप समझते हैं, किताबें पढ़ रखी हैं आपने, तो क्या इस पर लिखने के लिए हमें कोई समस्या हो सकती है? क्या इस पर लिखने के लिए कोई थ्योरी देना पड़ेगा? कोई इसमें सैद्धांतिक पक्ष होगा? नहीं। साहित्य का विषय जो है, उसका एक स्वभाव इस तरीके का है कि इसमें हम अपनी अभिव्यक्ति क्षमता के जरिए जो भी चाहें, जितना बेहतर चाहें लिख सकते हैं। कोई इसमें एक बना बनाया सा, इसमें कोई मॉडल आंसर जैसा नहीं होता, और इसीलिए इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। सामान्य तौर पर लिखने में भी मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम प्रश्न को लिखते हैं अभ्यास करके, तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने देखा है, और आप सब लोग जो विचार कर रहे हैं वैकल्पिक विषय का, वो इस पर सोच सकते हैं कि उनको यहाँ पढ़ते हुए एक बड़ा मनोरंजन जैसा भी है, जीवन को देखने और समझने जैसा भी है, जीवन से गुजरने जैसा भी है। और कब ये वैकल्पिक विषय आपका तैयार हो जाता है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप एक ऐसा लगता है कि आप कोई कोई 30-40 वर्षों के उम्र को, 50 वर्षों के उम्र का जो अनुभव है, वो आप इस 4 महीने में आप सीख पाते हैं। अलग अलग दौर की समस्याएं, अलग अलग दौर के लोगों की अभिव्यक्ति, उनका जीवन लिटरेचर में हम देखते हैं, जिसकी चर्चा मैं आपको अभी सिलेबस के साथ साथ करूंगा। सवाल ये है आपके मन में, सभी विषयों को लेकर होता है। मैं हिंदी के पक्ष में कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य का चयन क्यों करें। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखें तो कई इसके आधार बनते हैं, कई इसके कारण मैं आपको गिना सकता हूँ, जिसकी वजह से आप हिंदी साहित्य पर विचार कर सकते हैं। अच्छा, पहले एक बात मैं ये भी कह दूं कि लिटरेचर जो है, साहित्य और कला, म्यूजिक, ये हम सब के अंदर है। चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, छात्र हो, कौन भला साहित्य, प्रेमचंद और कबीर, सुर, तुलसी, निराला कौन नहीं जानता, कौन किसने नहीं पढ़ा है। आप सब ने हिंदी लिटरेचर के बारे में मुझे पढ़ाते हुए एक बड़ा फायदा मिलता है कि आप सब जानते हैं। और खासकर इस पाठ्यक्रम से हमारा पूर्व परिचय है।
क्योंकि 10वीं और 12वीं कक्षा तक, उसके बाद तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन 10वीं 12वीं कक्षा तक तो सबने पढ़ा है। सब लोग जानते हैं कि कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, नानक और प्रेमचंद, पंत प्रसाद, निराला, ये लोग कौन थे और किस तरह की बातें कहते थे। एक बात मैं ये भी कह दूं जरा यहाँ चलते चलते, कि साहित्य में होता क्या है। साहित्य में हम अपनी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो हम अनुभूत करते हैं, जो हम फील करते हैं, उसी को हम लिखते हैं। हम सब लोग के अंदर कुछ ना कुछ कहने के लिए है, लेकिन हमारे पास अच्छे शब्द नहीं होते, हमने कोशिश नहीं की, तो हम लेखक रचनाकार नहीं बन पाते। और जो लिखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, वो इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहते हैं कि वो बात हमारे लिए बेहद प्रभावशाली बन जाती है और हम उसे बहुत रुचि लेकर पढ़ते हैं। सिनेमा की भी वही बातें हैं। सिनेमा में जो हम देखते हैं, वो सब हमारे जीवन का घटित विवरण है, हम सब ने उसे देखा है। लेकिन जब वो पर्दे पर हम देखते हैं घटित होते हुए, तो हम एक अलग दुनिया में खो जाते हैं और उसके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि मूवी देखने के लिए हम किसके साथ आए हैं, कौन मेरे बगल में है। वो हॉल के अंदर, जो थिएटर के अंदर जब अंधेरा होता है, तो हम केवल हम और हम ही होते हैं, इंडिविजुअल, और हमारा कनेक्शन बन जाता है उस पर्दे पे चलने वाली स्टोरी से। और हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार उन्हीं घटनाओं के साथ हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, इमोशनल हो जाते हैं। यानी कि लिटरेचर, जिसका रूप सिनेमा भी है, ये इस तरीके से हमें कनेक्ट करता है कि हम एक बार फिर से जीवन को देखने लगते हैं, उस जीवन को, जिस जीवन को हमने जिया है। यानी कि लिटरेचर के बारे में कहा जाता है कि साहित्य जीवन की पुनर्रचना है, यानी कि जो जीवन है उसकी फिर से रचना करता है साहित्य। हिंदी के एक बड़े लेखक हुए निर्मल वर्मा, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। निर्मल वर्मा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहित्य वो ऐसा घर है जहां पहली बार हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, यानी कि हम पहली बार खुद से रूबरू होते हैं। वैसे ये बड़ा खतरनाक काम है खुद से रूबरू होना, क्योंकि हम सब लोग खुद से बचना चाहते हैं। लेकिन लिटरेचर में असल में और कुछ भी नहीं है, हमारे अपनी ही बातें हैं। रचनाकार उसी को अलग अलग शब्दों में कहता है ना। और किसी कवि ने कहा कि मेरे शब्दों के अर्थ अनेक हैं, जो तुमसे लग जाए लगा लेना। यानी कि एक शब्द को वो कई कई तरीके से लक्षणा व्यंजना में अपनी बात कहता है। हम सब अभिधा में बात करते हैं, प्लेन, लेकिन साहित्यकार अभिधा में बात नहीं कहता, लक्षणा और व्यंजना में बात कहता है, और उसके शब्दों के अर्थ अनेक अनेक हो जाते हैं। तो बहरहाल लिटरेचर से हम सबका परिचय है, मैं ये कहना चाह रहा था। हम सब लिटरेचर को जानते हैं। दूसरी बात कि कई ऐसे कवि हैं जिनसे हम सब लोग परिचित हैं। ये जितने भी कबीर, सूर, तुलसी, पंत प्रसाद, निराला, मैथिली चंद्रगुप्त, सब के बारे में हम जानते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं लिटरेचर में, सिलेबस की चर्चा मैं करूंगा, तो वहां से मैं आपको 100% लिख कर दूंगा गारंटी के साथ, जिसको हम लोग इकोनॉमी की भाषा में काउंटर गारंटी कहते हैं। तो काउंटर गारंटी में आपको दूंगा कि वहां से प्रश्न आएंगे और पक्का आएंगे। अब ये दूसरे वैकल्पिक विषय में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लिटरेचर में ये है कि मैं आपको लिख कर दूंगा कि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया कि कबीर से प्रश्न आ रहे हैं, तो 200% प्रश्न आएंगे, नहीं आने का सवाल ही नहीं। लिटरेचर का ऐसा सिलेबस है कि वहां से क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं, तय है, और वहां से वो सवाल आते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा है कि इतनी बड़ी परीक्षा में जहां हमें अच्छे मार्क्स लाने, स्कोर लाने, जहां एक एक नंबर से हमारी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है, वहां अगर कोई आपको ये बता दे कि इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, अच्छा, और हर एक टॉपिक पे कोई 5-10 सवाल बनते हैं। अगर कबीर पे हम बात करें तो कबीर पे 5-10 सवाल बनते हैं। अब कबीर को हमने ठीक से पढ़ लिया है, सवाल नोट्स हमारे पास रेडी हैं, तो आपके, अगर हमने कह दिया कि इस साल कबीर आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, और आप उस पर उन्हीं में से आपको लिखना है। तो ये एक बड़ा फायदा है हिंदी लिटरेचर का। दूसरी बात कि दोनों प्रश्न पत्र आपस में कनेक्टेड है। वैसे ही वाली बात दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी लागू होती है, लेकिन हिंदी में एक अच्छी बात यह है कि जब आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे होते हैं, तभी आपका सेकंड पेपर भी रेडी हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल।
अब भक्ति काल जब हम पढ़ते हैं तो उसी समय हम कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, नानक, मीरा, रैदास इन सब की चर्चा करते हैं और इन्हीं में से 4 कवियों को सेकंड पेपर में रख दिया गया है। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी 4 कवियों को सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में ही हम पढ़ते हुए बात कर लेते हैं। रीतिकाल जब पढ़ते हैं तो बिहारी के बारे में पढ़ते हैं, कवि बिहारी लाल के बारे में, वो सेकंड पेपर में लगे हुए हैं। और सेकंड पेपर में केवल लिटरेचर पढ़ना है, केवल कुछ रचनाएं, सिलेक्टिव रचनाएं हैं, उन रचनाओं को पढ़ना है। और यहाँ बीच में एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग दूसरे दूसरे बैकग्राउंड से होंगे, साइंस बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से, ये नहीं सोचना है कि इस लिटरेचर में हमें डूबना है या हमें लेखक बनना है। इस लिटरेचर को भी हमें मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखना है कि कबीर ने, अगर मान लीजिए कि कबीर ने यदि समाज को फटकार लगाया है तो क्यों फटकार लगाया है। बड़ा ऑब्जेक्टिविटी वाला नजरिया चाहिए, जैसे हमारा नजरिया पॉलिटी में है, इकोनॉमी में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, वैसे केवल फर्क ये है कि यहाँ थोड़ी सी शैली जो है थोड़ी साहित्यिक लहजे वाली होगी, एक अच्छे प्रवाह वाली भाषा शैली होगी, बस अंतर ये है। वरना यहाँ भी हमें मूल्यांकन करना है। मान लीजिए कि अगर हम लोग कबीर पे बात कर रहे हैं कि कबीर ने समाज को फटकार लगाई है, क्यों? कबीर समाज को इसलिए फटकार लगाते हैं क्योंकि समाज बुराइयों और विकृतियों में आकंठ डूबा हुआ था। तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां मध्यकाल में प्रचलित थी। आपको मालूम है कि इतिहास का मध्यकाल जो है प्रतिगामी समाज है, पिछड़ा समाज है। कबीर उस समाज को जगाने का काम करते हैं, जागृत करना चाहते हैं और इसीलिए वो फटकार लगाते हैं कि ये इतना सोया हुआ समाज है कि इसको अगर नहीं जोर से हिलाए डुलाएंगे तो ये उठने वाला नहीं। और इसीलिए वो हिंदू, मुस्लिम सबको फटकार लगाते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो ये चक्की भली पीस खाए संसार। हिंदुओं को पत्थर पूजने से फटकारा तो मुसलमानों को अजान देने, चिल्ला चिल्ला कर अजान देने से फटकारा कि जो खुदा जर्रे जर्रे में है, इतना व्यापक है, इतना विशाल है, उसको तुम इतनी जोर से आवाज क्यों देते हो? क्या वो बहरा हो गया है, सुनता नहीं? और कबीर समाज को, अपने दकियानूसी पिछड़े समाज को, बनारस में रहते हुए, काशी में रहते हुए, जो काशी धार्मिक नगरी है, वहां रहते हुए उन्होंने लोगों को जगाया और लोगों को जागृत किया और एक ढंग से ये कहने की कोशिश की कि हिम्मत करो, साहस करो, इसको बदलना पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपना आपना चले हमारे साथ। यानी कि उन्होंने कहा कि जिसके अंदर साहस है वही मेरे साथ चल पाएगा। अब यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि वो भक्त हैं, मूलतः वो भक्त हैं, भक्ति करना उनका उद्देश्य है, लेकिन उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यदि समाज नहीं बदलेगा तो भक्ति वगैरह कुछ नहीं होने वाली है, इसीलिए पहले समाज को बदलना जरूरी है। तो साहित्य में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग रचनाकारों ने अपने अपने समाज को जगाने का, समाज को बदलने का प्रयास किया है। प्रेमचंद ने कहा भी है कि साहित्य समाज के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, साहित्य समाज के आगे आगे चलती है, साहित्य समाज को रास्ता दिखाती है। और हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो या दुनिया की क्रांतियां हो, हर जगह लिटरेचर ने भूमिका निभाई, हर जगह लिटरेचर ने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। तो लिटरेचर को भी देखने का नजरिया वही होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। और इस सिलसिले में कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों जुड़ा हुआ है, जब हम पहले पेपर की बात करेंगे तो सेकंड पेपर की भी बात हो जाती है। इसका दूसरे विषयों की तरह कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई यहाँ मॉडल नहीं पढ़ना है। जैसा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग फर्स्ट पेपर में थ्योरी पढ़ते हैं, यहाँ कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, सब व्यवहारिक चीजें पढ़नी होती है। बहुत कम श्रम और समय देकर आप 300 अंक हासिल कर सकते हैं। 300 प्लस अंक लाने के लिए शायद मेरी जरूरत पड़ सकती है। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो 300 प्लस अंक ला सकते हैं, वरना 300 अंक, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। स्टेट में अलग अलग मार्क्स है, यूपी में 200 मार्क्स का है, तो अलग अलग ये है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों अभ्यर्थियों को के लिए अच्छा विषय है, दोनों अभ्यर्थी ये विषय रख सकते हैं। दूसरी बात कि जहां जहां राज्यों में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में है, वहां भी ये इक्वली वैसे ही सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंज है, ज्यादा पाठ्यक्रम में अंतर नहीं है, पाठ्यक्रम एक जैसा ही है। यूपीएससी की तरह ही यूपी का भी है,
बिहार का भी। और खासकर एक बात और कि अब एक पेपर आपको रखना है ऑप्शनल पेपर, उसमें आप ऐसा पेपर रखें जो बहुत ईज़ी हो, क्योंकि आपका ध्यान और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है जीएस के ऊपर। जीएस में 4 पेपर हैं और बड़ा कठिन होता है। तो आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो बड़ा आसानी से तैयार हो जाए, स्कोरिंग हो, और इस मामले में हिंदी लिटरेचर बेहद सुविधाजनक होता है, क्योंकि आप इसको एक ढंग से खाली टाइम में एंटरटेनमेंट के तहत भी आप पढ़ सकते हैं। जब आपको रुचि लगे आप इसे पढ़ सकते हैं, और ये आपको 500 में अधिक से अधिक मार्क्स या स्टेट में आप और एक विषय है तो हम क्यों ना ऐसा विषय रखें जो हमारे लिए आसान हो। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो कौन पूछने जाता है कि आपने क्या रखा क्या नहीं रखा। आज बिहार के विनय जहां से हैं, विनय पांडे अभी शायद उपस्थित हो, तो विनय से मेरी बात हो रही थी। विनय जहानाबाद से हैं। जहानाबाद में अभी मेरे छात्र वहाँ डीएम के तौर पर पोस्टेड हैं, हिमांशु राय। अब वहाँ उनसे कौन पूछने जा रहा है कि आप हिंदी लिटरेचर रखे तो क्या हुआ, हिंदी से कैसे आप कलेक्टर बन गए। और ऐसे तमाम जितने भी कलेक्टर और अलग अलग पदों पे हैं, अवनी शरण कलेक्टर के पद पे हैं, और कई लोग। क्या उनसे कोई पूछने जाता है कि आपने हिंदी रखा और हिंदी रखकर आप कैसे? कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तो बड़े होशियारी से लोग बड़े अच्छे कैलकुलेटिव होकर ऐसा आसान पेपर मैथिली, संस्कृत, हिंदी ये सब विषय रख लेते हैं कि अच्छे अंक लाएं और सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो हिंदी साहित्य में ये सारी चीजें हैं, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य को लेकर कुछ भ्रांतियां भी रहती हैं। बहुत लोग 12th के बाद या 10th के बाद हिंदी नहीं पढ़ते, तो उनको हिंदी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। जैसे वैकल्पिक विषय के बारे में ये कही जाती है कि हिंदी उसी को रखना चाहिए जिसने हिंदी पढ़ी हो, हिंदी जिसका कोर्स में रहा हो, एकेडमिक में रहा हो। ऐसा कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो भी पढ़ना है वो इस तरह का विषय है कि उसमें सारी बातें समान है। एक एक भ्रम ये है कि इसमें कविता की ढेर सारी पंक्तियां रटनी पड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कविता की पंक्तियां दी जाती हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमें उसकी व्याख्या करनी है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिएगा, यहाँ रटने की जरूरत नहीं रहती। और कुछ पंक्तियां तो हम बातचीत करते करते रट जाते हैं। इतनी बार हम बातचीत करते हैं कि वो अच्छा, हर रचनाकार के बारे में 2 4 5 पंक्ति उनकी आप लिख के नोट कर लें, याद कर लें। कोई भी क्वेश्चन आए वहां उसको फिट कर दें, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल देकर अपनी बात को प्रमाणित करना होता है। तो आप 5 7 पंक्तियां अगर हर कवि रचनाकार का आपने नोट करके रख लिया है, जो मैं प्रोवाइड कर देता हूं, आप उसको हर जगह फिट कर सकते हैं। दूसरी बात कि उत्तर लेखन के लिए अलंकारिक और साहित्यिक भाषा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, अलंकारिक भाषा को अब अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा माना जाता है कम्युनिकेटिव भाषा को, जो आप क्रैक कर सके, जो दूसरा समझ जाए। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि भाषा आपकी स्तरीय हो, थोड़ी साहित्य वाली भाषा होनी चाहिए। और भाषा के बारे में एक बात मैं कह दूं कि भाषा कोई भी हो, वो प्रैक्टिस से ही आती है। अगर मैं नियमित रूप से हिंदी बोलता हूं तो हिंदी अच्छी हो जाएगी, और अंग्रेजी नहीं बोलता हूं तो अंग्रेजी में शब्दों की कमी होगी। अगर प्रयोग हम करते हैं तो उस भाषा में हमें वो शब्द हमारे हो जाते हैं, और हम उन शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। यह सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। एक आरोप ये लगता है, भाई सामान्य अध्ययन के लिए तो और भी कई विषय उपयोगी नहीं है या उपयोगी हैं, अलग बात है। और अगर हिंदी साहित्य सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है, तो आपके निबंध के लिए बेहद उपयोगी है। निबंध भी एक साहित्य की विधा है, और निबंध लिखने की कला होती है। जो लोग साहित्य रखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उनकी भाषा शैली, उनके व्यक्ति, उनका लेखन बहुत अच्छा हो जाता है, उनको इसका एडवांटेज मिलता है। अगर विषय के सिलेबस के बारे में थोड़ी बात कर दे, जिन लोगों ने इसके पाठ्यक्रम को नहीं देखा होगा, उनको थोड़ी सी बात संक्षेप में बता दूं। दूसरे वैकल्पिक विषयों की तरह यहाँ भी 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। और दूसरे वैकल्पिक विषयों की तरह यहाँ भी दोनों पेपर 2 2 हिस्सों में बटे हुए। खंड क, खंड ख। खंड क में रखा गया है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। यानी कि आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी लिटरेचर, तो पहले हिंदी भाषा को जानिए और तब लिटरेचर को जानिए।
दो हिंदी साहित्य जब हम कहते हैं तो इसमें दो शब्द है, हिंदी और साहित्य। हिंदी एक भाषा है और साहित्य उसी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। तो हिंदी को पहले जानना है, इसीलिए हिंदी भाषा और उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी, उसका हमें परिचय जानना है। और ये इसमें ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, और आप जब मेरी क्लास में या जब मेरे करीब आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ हूबहू बस केवल कॉपी पेस्ट करना है। जो नोट्स हैं वही आते हैं हर बार, उसमें कोई बदलाव नहीं। बल्कि आप मेरे फेसबुक पे अगर जाएंगे कभी तो देखेंगे, मैंने दिखाया, मैंने वहां दिया कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हूबहू एकदम वैसे ही आपके नोट्स वगैरह हैं जो आ जाते हैं। क्योंकि भाषा और लिपि में कोई बदलाव नहीं होता, कोई अपडेट नहीं होता। ये जो बन गया, आपको सीधे सीधे आंसर लिखना है। तो खंड क में भाषा और नागरी लिपि है। खंड ख में फर्स्ट पेपर में साहित्य का इतिहास है, और साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आपको ये चारों काल पढ़ने हैं, चारों काल के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको रखनी है। सेकंड पेपर में कुछ नहीं है, सेकंड पेपर में लिटरेचर है, पढ़ना है बस। यहाँ आपको थोड़ी सी रटने की भी जरूरत पड़ सकती है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में काव्य पढ़ना है, 12 कवियों की रचनाएं पढ़नी है, कविता बड़े मजे लेकर पढ़नी है आपको। कविता की एक बार व्याख्या हो जाएगी, आप समझ जाएंगे, और जो भी पंक्ति व्याख्या में आपसे पूछी जाएगी, आप उसके मायने, उसके अर्थ आसानी से लिख सकते हैं। 12 कवियों को पढ़ना है, और पुराने कवियों से लेकर नए कवियों को, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त को, बिहारी को पढ़ना है रीतिकाल में, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है। इसके साथ साथ दिनकर जी को पढ़ना है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके साथ साथ फिर नागार्जुन, कवि नागार्जुन को, मुक्ति बोध को पढ़ना है। हीरानंद बादशाहन अगे, अगे जी बड़ा प्रसिद्ध कवि रहे, उनकी रचनाओं को पढ़ना है। ऐसे 12 कवियों की रचनाओं को पढ़ना है। लेकिन जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल आप 3-4 कवियों को पढ़ के जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमें प्रश्न कम लिखने हैं, जिसकी चर्चा मैं भी करता हूं। सेकंड पेपर का जो दूसरा पार्ट है वो है कथा साहित्य। कथा साहित्य में हमें 4 तरह के लिटरेचर पढ़ने हैं। एक कहानी, एक उपन्यास। उपन्यास में हमें 3 उपन्यास पढ़ने हैं, बल्कि 4 उपन्यास पढ़ने हैं यूपीएससी में। एक तो प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल जी का दिव्या, और एक हमें पढ़ना है मन्नू भंडारी का महाभोज। ये 4 उपन्यास हमें पढ़ने हैं। 3 नाटक पढ़ने हैं हमें। एक भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, उसके बाद प्रसाद जी का उपन्यास स्कंदगुप्त है, और फिर मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। बस 3 नाटक पढ़ने। और देखिए सबसे अच्छी बात ये कि 3 नाटक में से 1 से 2 प्रश्न आने ही आने। 4 उपन्यास में से 1 से 2 प्रश्न आने ही आने, गारंटी है बिल्कुल। आप घर से तैयार होकर जाएंगे और वहां आने ही आने। तो दोनों पेपर मिलाकर आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न दोनों में, 8-8 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी, एक पेपर में 8 प्रश्न, दूसरे पेपर में 8 प्रश्न। लेकिन लिखना है आपको 8 में से 5 प्रश्न, केवल 5 के उत्तर देने हैं। और 5 में हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमें किस किस क्षेत्र से सवाल को लेना है। थोड़ा आजकल खासकर यूपीएससी और उत्तर प्रदेश का भी पीसीएस का थोड़ा पैटर्न बदला है। अब एक सवाल के अंदर छोटे छोटे 3 सवाल रहते हैं। बड़ा आसान भी है वैसे वो लिखना, क्योंकि बल्कि मैं कहूँ तो अब जीएस में भी इस मामले में आसान हो गया कि बड़े छोटे आंसर लिखने हैं। मान लीजिए कि आपको जानकारी है बहुत ज्यादा किसी भी विषय पर, मान लीजिए भारत की विदेश नीति पे जानकारी आपने बहुत पढ़ रखी है और लिखना है 200 शब्दों। तो अब एक नया, इस नए पैटर्न में एक बड़ा फायदा है जो मेरे जमाने में नहीं था, कि आप जानते ज्यादा हैं और लिखना कम है, 200-250 शब्दों। तो यहाँ भी आप जानते बहुत ज्यादा है हिंदी में अलग अलग विषयों पे, और लिखना थोड़ा सा है, यानी कि 3 पैराग्राफ में अगर आप अपना उत्तर लिख दें तो आपका 200-250 शब्द हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मजेदार है। अगर हमारे दौर में नहीं था, हमारे दौर में 600 शब्दों में आंसर लिखने होते थे,
और लंबा आंसर। यहाँ आपके दौर में प्रश्न छोटे छोटे हैं, लेकिन वैसे शब्द सीमा उतनी ही है। मतलब कुल मिलाकर लिखना तो खैर उतना ही है, 2500 3000 वर्ड्स लिखने हैं आपको। लेकिन ये है कि एक ही प्रश्न लंबा नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न यहाँ है। तो आप बहुत सिलेक्टिव भी यहाँ हो सकते हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को मिलाकर भी पूछा जाता है, बहुत मजेदार। अगर भक्ति काल के बारे में पूछा गया है तो वही पूछ दिया जाएगा कि भक्ति काल में कबीर की भूमिका क्या है। इसी तरीके से हिंदी उपन्यास का विकास पूछा गया है कि हिंदी उपन्यास के विकास को दिखाइए, तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का क्या योगदान है। तो बड़ा मजेदार एक से जोड़कर पूछा जाता है, यानी कि अगर हम एक बार विषय पर डिस्कशन करते हैं तो दोनों कनेक्टेड एक साथ कनेक्ट हो जाता है। एक बात और मैं कहूं कि तैयारी कैसे करें, अगर इस विषय पर आप चिंतन करें, इस विषय को लेकर, हिंदी को लेकर, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, चाहे कभी के लिए, हमेशा के लिए, कि लिटरेचर में केवल दो बातें होती हैं और इन दोनों बातों पर आपका ध्यान गया तो आप लिटरेचर के मास्टर बन जाएंगे। लिटरेचर में एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है शिल्प पक्ष। भाव पक्ष का मतलब होता है कि रचना में, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, नाटक हो, कुछ भी हो, उसमें क्या कहा गया है, रचनाकार ने क्या कहने का, यानी कि उसका पूरा थीम क्या है। जैसे सिनेमा का थीम हम लोग कहते हैं कि सिनेमा कैसा है, कैसी कैसी मूवी है, लव स्टोरी है या सस्पेंस है, थ्रिल है, वैसे ही। तो एक तो उसका भाव पक्ष है जिसमें विषय वस्तु हम देखते हैं कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल में दो, गोदान में क्या है, गोदान में किसानी जीवन की समस्या है। और दूसरा है कि उसका शिल्प कैसे कहा गया है। गोदान को कैसे कहा गया है, उपन्यास के रूप में कहा गया है। उसकी भाषा शैली कैसी है, बहुत सरल सपाट है प्रेमचंद की भाषा शैली, मुहावरेदार भाषा शैली है। तो एक होता है क्या कहा गया है और दूसरा होता है कैसे कहा गया है। अगर आप इन दोनों पक्षों पे अपनी पकड़ रखते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से, आप विषय पर आपकी पकड़ हो जाएगी। और जो भी रचना आप पढ़ते हैं या मैं क्लास में डिस्कशन करता हूँ, उसमें यही दोनों पक्ष होंगे। ठीक है। तो और स्कूल के दिनों में भी आपने सुना ही होगा, ये शब्द कोई नए नहीं है, भाव पक्ष, शिल्प पक्ष, आपने सुना होगा। तो ये चीजें तैयारी करते समय दो तीन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं जिस पर मैं फोकस करता हूं, कि तथ्यात्मक इसमें नहीं होते, इसमें थोड़ा समझ विकसित करने की जरूरत है। जब भी किसी रचनाकार या कवि को पढ़ेंगे, लेखक को पढ़ेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि वो टाइम कौन सा था, दौर कौन सा था, उस दौर की प्रवृत्तियां क्या थी और उस दौर में इस लेखक ने क्या लिखा। क्योंकि हर लेखक अपने परिवेश में ही साहित्य की रचना करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, हम सब जानते हैं। इसीलिए हर रचनाकार अपने समाज की ही बातों को व्यक्त करता है। तो इसीलिए जब हम किसी रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके उस पूरे परिवेश पर हम ध्यान देंगे, तो परिवेश को समझना जरूरी है। एक बार परिवेश को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि प्रेमचंद प्रेमचंद क्यों है, निराला निराला क्यों है, और बाकी और लोग अलग अलग जिसके बारे में भी आप बात करते हैं। क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है। हमने एग्जाम्पल दिया मान लीजिए कबीर का, तो कबीर क्यों इतनी कटुतापूर्ण भाषा और इतने गुस्से में नजर आते हैं। आपको एक बार ये लग सकता है कि ये कैसे भक्त हैं जो इतने गुस्से में नजर आते हैं। कबीर कबीर इसलिए गुस्से में है क्योंकि कबीर के जमाने में समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि वो समाज ईश्वर क्या कहिए अंधविश्वास को मानता है। वो निरा अंध भक्त है उस समय का जो दौर है। और लोग अपने जीवन के जरूरी चीजों को छोड़कर मोक्ष में, मुक्ति में, मंदिरों में, मस्जिदों में भटक रहे हैं, धर्माचार्यों के शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो समाज जैसा होता है। प्रेमचंद की रचनाओं में, उनकी कहानियों और कविताओं में आप देखेंगे क्या है, कविताएं तो कम लिखी, उन्होंने कविताएं नहीं लिखी। उनके जो कहानी और उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में यथार्थ है। क्यों यथार्थ है? प्रेमचंद जिस दौर में आते हैं, प्रेमचंद का दौर वही है जो गांधी जी का दौर है। उस समय अब धीरे धीरे समाजवादी विचारों का उदय हो रहा है, पूरी दुनिया में अब बदलाव हो रहे हैं, विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग यथार्थवादी हो रहे हैं। प्रेमचंद ने देखा कि अब कल्पना और भावना से जीवन चलने वाली नहीं है।
जीवन अब यथार्थ, ठोस यथार्थ पे चलेगा। और इसीलिए प्रेमचंद अपने समाज, अपने घर परिवार और दुनिया के जो यथार्थ है, जो सच्चाइयां हैं, उन सच्चाइयों को बिल्कुल बिना पर्दे के अपनी कहानी और अपने उपन्यासों में व्यक्त करते हैं। प्रेमचंद पहले ऐसे रचनाकार हैं जो हिंदी कहानी और उपन्यास को भावना लोक से निकालकर यथार्थ की जमीन पर खड़ा करते हैं। तो ये वक्त है, ये समय है जिस समय में आजकल लोग निराशावादी लिख रहे हैं। लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर का ये समय ऐसा है कि हमें आज खुद पर ही विश्वास नहीं है। हम जितना आज चाहते हैं कि दुनिया को मुट्ठी में कर लें, कर लो दुनिया मुट्ठी में का स्लोगन देते हैं, उतने ही हम अगले दिन निराश नजर आते हैं। लोग आजकल आत्महत्याएं सामान्य तौर पर कर रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने की जद्दोजहद है, तो दूसरी तरफ लोग इतने हताश निराश हैं कि रात खूब मजे से रहे, रात में पार्टी किया और सुबह सुसाइड कर लिया। ये ग्लोबलाइजेशन का जो विरोधाभास है वो हमारे आज के जीवन में है और आज के लिटरेचर में उसी पर फिल्में बन रही हैं, उसी पे लिटरेचर लिखा जा रहा है। यानी कि हमारा समाज जैसा होता है, हमारा साहित्य, हमारा सिनेमा उसी को अभिव्यक्त करते हैं और इसीलिए हम अलग अलग दौर के रचनाकारों को पढ़ेंगे उसी दौर। जो टिप्पणी वाले प्रश्न होते हैं हिंदी में, उस पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए, उसमें अपेक्षाकृत अधिक अंक आते हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि पहले रचनाओं को पढ़ लें। मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि पहले रचना की पूरी स्टोरी बता दूंगा। अच्छा, अभी जो लोग मेरे वर्कशॉप में शामिल हैं वो ये ना समझे कि मैं इतनी फास्ट क्लास भी लेता हूँ। असल में मेरी मजबूरी है कि समय कम है और उसमें मुझे ढेर सारी बातें कहनी है आपके साथ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट, थोड़ा तीव्र गति से मैं चल रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग क्लास में या किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो बड़े तसल्ली से बात करते हैं। आज तो कम समय में हमें कई सारी बातें करनी है, इसीलिए मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। बहरहाल एक बार रचना को खूब अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जो मैं क्लास में बताता हूँ। फिर उस रचना की आलोचना कि इसकी खास खास बातें क्या है, इसका विवेचन विश्लेषण क्या है, ये हम लोग करते हैं। और फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको अधिक से अधिक राइटिंग करवाना, आपसे लिखवाना। मेरी कोशिश और मेरा मानना ये है, आप सबके लिए मैं एक मंत्र भी दे रहा हूँ कि जितना पढ़िए उतना ही प्रैक्टिस करिए। ये एग्जाम पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर निर्भर है। 50% स्टडी कीजिए, 50% प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं अपनी क्लास में प्रैक्टिस बहुत कराता हूँ कि जिनको लिखने नहीं आता वो भी लिखेंगे और उनको लिखने आ जाएगा। तो रचनाओं को पढ़ना, रचनाओं का विश्लेषण करना डिटेल में उसके सारे पक्ष पर, और फिर उसके सिनॉप्सिस बनाकर मैं देता हूँ, नोट्स पूरी तरीके से देता हूँ कि फिर आपको उस पे कोई डर ना रहे। अच्छे अंक तभी ला सकते हैं जब आप मूल कथ्य को, यानी कि उसके मूल स्टोरी को आप अपने ध्यान में रखेंगे। तो स्टोरी पर ध्यान रखना जरूरी है और उसके स्टोरी को यदि आप ध्यान में है तो आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने से पहले रचनाकार के व्यू, कवि रचनाकार की जीवनी, उसने अपने प्रीफेस में रचना के भूमिका में क्या कहा है, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें उससे अप्रोच मिलता है कि वो रचनाकार पर्सनली उस रचना के बारे में क्या व्यू रखता है। फिर रचनाकार की पृष्ठभूमि, उसका समाज, ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला फर्स्ट पेपर पढ़ने क्रम में ही सेकंड पेपर की चर्चा करूंगा। मैं अलग अलग नहीं पढ़ाता, फर्स्ट पेपर जब पढ़ाऊंगा तभी सेकंड पेपर भी, दोनों हम लोग एक साथ लेकर डिस्कशन करते हैं कि एक ही साथ पेपर तैयार हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भक्तिकाल पढ़ते हुए भक्तिकाल के कवियों को, रीतिकाल पढ़ते हुए रीतिकाल, गद्य पढ़ते हुए गद्य के उपन्यास, कहानी जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हिंदी का इतिहास है। पहले भाषा और लिपि है, फिर हिंदी का इतिहास है। हिंदी का इतिहास जब जान गए तो हिंदी के इतिहास में जो जो रचना टाइम बचे, क्योंकि 3-4 महीने में हमें विषय तैयार करना है, तो कई चीजें मैं आपको रेडीमेड दे देता हूँ जिससे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे आप उसे जान नहीं सकते। तो व्याख्या पे अलग से सेशन में चलाता हूँ, भाषा खंड पे अलग से क्लास में रखता हूँ जिसका लाभ मिलता है। कविता के प्रश्न को लिखते हुए उदाहरण के तौर पर कविता की पंक्तियों को शामिल करें,
हर कवि की कुछ कुछ पंक्तियां मैं देता हूं, आपको याद करवाता हूं कि वो आप वहां उसे फिट कर सके। हर कवि की 4-4, 5-5 पंक्तियां जो वहां आपको लगानी है। गद्य जो हम लोग पढ़ते हैं, उपन्यास, नाटक, वहां भी कुछ कुछ कोटेशंस हम लोग वहां भी पहले से तैयार रखते हैं, बना बनाया एकदम वहां उसको फिट करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको करवाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप रचनाओं को खूब ढंग से पढ़ें, मैं क्वेश्चन आपको दूँ उसको ठीक से सॉल्व करें। स्टडी मटेरियल भी बहुत कम यहाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अभी उसका ज़िक्र अभी इसके बाद करता हूँ। जहाँ तक उत्तर लिखने का सवाल है, संक्षेप में मैं कह दूँ कि उत्तर यहाँ संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। 250 शब्दों में कहा गया है, 225 में समाप्त कर दें, ज़्यादा बेहतर है। शब्द सीमा को क्रॉस नहीं करना है, ये आज एग्ज़ाम की अनिवार्य शर्त है, याद रखिएगा। प्रश्न के साथ जो शब्द लगे होते हैं, विवेचन, विश्लेषण, मूल्यांकन, समीक्षा, आलोचनात्मक मूल्यांकन, विचार कीजिए, युक्ति युक्त उत्तर दीजिए, टिप्पणी कीजिए, इन सब के परिप्रेक्ष्य में हमें उत्तर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इन शब्दों के अपने अपने मायने हैं, इनको यदि हम समझते हैं तो फिर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इनको समझे बिना हम नहीं लिख सकते। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि सर स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ठीक करना है मैं बताऊंगा, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। और भाषा बहुत सरल सहज भाषा में आंसर लिखनी है। हिंदी की भाषा के लिए आपको पंत प्रसाद निराला नहीं बनना है। आप पाठक हैं, आप छात्र हैं, आपको उसी ढंग से बिहेव करना है। और जितने लोग एग्जाम में आंसर लिखते हैं वो सब आप ही के लेवल के होते हैं, कोई अलग नहीं होता। बल्कि मैं तो इधर बहुत हैरान हूँ कि हिंदी में मेडिकल साइंस के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हिंदी लिटरेचर को रख के हिंदी में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। और कई ऐसे नाम हैं, एक दो नाम नहीं है, कई नाम हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि वो लोग इसे कर ले रहे हैं। तो ये बहुत इसमें साहित्यिकता की जरूरत नहीं। ठीक है, भाषा सटीक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखें, जो हम लोग डिस्कशन के जरिए जानते हैं। उत्तर लिखते हुए अपनी रचनात्मकता का परिचय नहीं देना है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, बल्कि आपको एक एडिटर की तरह अपने संपादन कला का परिचय देना है कि चीजों को अलग अलग जगह से लेके कैसे हम फिट कर दें और जो हमसे पूछा गया है उसको कैसे हम प्रूफ कर दें। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि आप एकदम एक नई बात लिखनी शुरू कर दें, कोई नई विश्लेषण करने की जरूरत है, कतई नहीं। यहाँ उत्तर आपका होगा, लेकिन उत्तर जो हमारे नोट्स में या कहीं के नोट्स में आपको मिलते हैं, कहीं भी अच्छे तरीके से मिलते हैं, वो आपका है, उसे अपना बना के लिखना है। आपको अपना दिमाग लगाकर बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपना दिमाग ये लगाना है कि आप पूरी आंसर की स्टोरी जान गए तो अपने तरीके से भी उसे अपने शब्दों में बदल के भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे। आप फ्री हैं, कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं आप। जो मैं आपको क्लास के दौरान मैं आपको देता हूँ, मेरे द्वारा जो दिया जाता है वो ये है कि एक रणनीतिक और प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के अलग-अलग टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको देता हूँ, कि आपको मालूम चल सके कि अगर मान लीजिए कि प्रेमचंद हम ठीक है, तो प्रेमचंद पे अब तक कितने सवाल पूछे गए। और यहाँ मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक ही सवाल एक बार नहीं 5-5 बार, 8-8 बार रिपीट हुए। यहाँ बार-बार एक ही सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है। सवाल यहाँ बहुत रिपीट होते हैं। और इसकी वजह ये है कि अब उसमें नया क्या बदलाव आएगा। जो लिटरेचर पुराने दौर में, पुराने समय में जो लिखी गई है, उसमें नया कोई बदलाव हम ला नहीं सकते। सिवाय इसके कि उसमें एक चीज़ नया जोड़ा जा सकता है कि उसकी प्रासंगिकता क्या है ना? अगर मान लीजिए कि हम कबीर, सूर, तुलसी की बात करते हैं, तो आज तुलसी को हम क्यों पढ़ें? कबीर को आज हम क्यों पढ़ें? कबीर आज से 500-600 वर्ष पहले हुए। उनको हमें पढ़ने का आज क्या मतलब? लेकिन हम दिखाते हैं कि आज भी कबीर हमारे लिए प्रासंगिक है। यदि समाज में आज भी बुराइयां, विकृतियां और समस्याएं मौजूद हैं, तो कबीर जैसे संतों की आज भी आवश्यकता है जो हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके। तो ये है। इसके अलावा भाषा और लिपि पे मेरा नोट्स मैं देता हूँ अच्छे तरीके से, साहित्य के इतिहास पे, गद्य के इतिहास पे, हिंदी काव्य पे, हिंदी
गद्य पे, व्याख्या गद्य पद दोनों की, और इसके अतिरिक्त कुछ पढ़ने के लिए भी आपको मटेरियल में देता हूँ। यानी बहुत कम किताबें, मुश्किल से मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात पे शायद यकीन ना करें, 500-600 रुपए की किताबें आपको हिंदी में खरीदनी है बस। यहाँ किताबें बहुत सस्ती और बहुत कम किताबें पढ़नी है आपको। जो मूल टेक्स्ट बुक है उसी को पढ़ना है, बाकी सारा मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ किताबों की एक लिस्ट भी हमने दे दी है, लेकिन ये किताबों की लिस्ट हमने ऐसे दे दी है पूरा विस्तार में, क्योंकि किसी को ये भ्रम ना हो कि शायद सर को किताबों के नाम नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने किताबों की लिस्ट दे दी है, वरना आपको पढ़ते समय बहुत कम किताबें पढ़नी है, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी है? आप कहेंगे कि ये टीचर की बड़ी गलती है कि टीचर हमें ज्यादा पढ़ने से मना कर रहे हैं। ज्यादा इसलिए नहीं पढ़नी है कि बातें जो हर एक टॉपिक की जो विश्लेषणात्मक अच्छी बातें हैं, वो जब एक जगह हमारे पास मिल जाती है, तो हमें ज्यादा क्यों ऊर्जा अपनी नष्ट करनी है? उतनी ही बातें हैं, उसे लिख कर हम ज्यादा अभ्यास करें तो बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम एक ही चीज को, जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं, उसके लिए हम क्यों परेशान हो जाए, है ना? कोई इसमें नया प्रयोग तो हुआ नहीं है, कोई नया खोज तो हुई नहीं है कि कोई नया खोज कर दिया गया हो, है ना? जैसे इतिहास में कोई नया खोज कर दिया जाता है कि नहीं, आर्यन बाहर से नहीं आए, वो यहीं के थे। हिंदी में तो ऐसा कुछ होता है नहीं, जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। तो आपको यहाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किताबों की लिस्ट हमने दे दी है, और ये हमने दे दिया है सिलेबस। सिलेबस आप सबके पास होगा भी, लेकिन और ये सिलेबस जो दिया गया है, ये ब्रेक करके अलग अलग टॉपिक में दे दिया गया है। ऑल्दो ये सारा आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अलग अलग तोड़ तोड़ के दे दिया गया है। तो सिलेबस भी आप देखेंगे तो वही जो मैंने कहा कि पहले हिंदी भाषा का परिचय पढ़ना है, फिर लिपि का परिचय पढ़ना है। अच्छा, इतने सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं, लेकिन ये सब एक ही टॉपिक के हिस्से हैं, अलग-अलग 2-3 टॉपिक के हिस्से हैं। दूसरी बात है कि एकदम गारंटी के साथ, मैंने पहले भी कह दिया, काउंटर गारंटी के साथ आपको मैं बता दूंगा, और बल्कि आप इसमें हैरान मत होइएगा, मैं ही नहीं, कोई भी शिक्षक जो आपको पढ़ाता है, अगर अच्छा वो शिक्षक है और ट्रेंड को समझता है, तो आपको बता सकता है, यहाँ से सीधे-सीधे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दूं, एक तीसरा टॉपिक ये देखिए सामने आपके पड़ा हुआ है, सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो साहित्य, संत साहित्य, रहीम का साहित्य और दक्कनी हिंदी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर साल विदाउट मतलब कभी उसमें छोड़े, हर एक साल इन चारों पांचों में से एक शॉर्ट नोट रहता है। सिद्धनाथ साहित्य की क्या विशेषता है, छोटा सा नोट्स, टिप्पणी टाइप का। खुसरो की क्या विशेषता, अमीर खुसरो की। संत साहित्य, रहीम और दक्कनी हिंदी। कोई एक ऐसा साल नहीं है जिससे इससे एक छोटा सा शॉर्ट नोट ना आया। अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, हिंदी की पहले की 3 भाषाएं हैं, उसमें से तीनों में से एक को पूछ देता है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ काफी गुंजाइश है, एक बात। दूसरी बात कि लिटरेचर पढ़ते समय आपको बहुत मजा आएगा। निबंध के लिए आप बहुत अच्छे से आप कंफर्टेबल होंगे, और कहते हैं कि आप 60-70 साल की, 100 साल की उम्र जी लीजिए या 100 किताबें पढ़ लीजिए, बात बराबर है। लिटरेचर में आप देखेंगे, हमें कविता पढ़नी है कबीर से लेकर नागार्जुन, जो हमारे आज के कवि रहे, आधुनिक कवि रहे, वहां से लेकर वहां तक कविताएं आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जीवन का क्रमबद्ध विकास ही उसमें पढ़ने को मिल रहा है। जो जीवन के हमारे जो भाव हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो घृणा हो, वो सब कैसे कैसे वक्त के साथ बदलते गए, वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। उपन्यासों में भी यही है, जीवन का व्यापक उसमें चित्र मिलता है, हिंदी सिनेमा की तरह। नाटक में जीवन के द्वंद को हम देखते हैं। अच्छा, ये जितने भी लिटरेचर हमारे सिलेबस में लगाए गए हैं रचनाएं, ये सब ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल जीवन से जुड़े हुए हैं। तो कोई इसमें अनजानापन आपको नहीं लगेगा, इसमें कोई ऐसा अलग सा नहीं लगेगा। बिल्कुल हमारे जाने पहचाने से बातें हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक जरा बात कह दूं, जैसे हमें 3 नाटक पढ़ने हैं। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब उन्होंने अपने जमाने में 1876 में ये नाटक लिखा कि भारत की दुर्दशा क्या हो गई है ना? भारत कितना, आज जो भारत इतना गौरवशाली था वो आज ऐसा हो गया है।
तो उन्होंने भारत की दुर्दशा पर अपनी बात कही है। दूसरा नाटक स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त में प्रसाद जी ने राष्ट्रीय चेतना को दिखाया है कि कई बार हमारे सामने ऐसा आता है कि हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें राष्ट्र प्रथम को लेकर चलना चाहिए। उसमें स्कंदगुप्त यही काम करता है। आषाढ़ का एक दिन जो तीसरा नाटक है, उसमें आप देखेंगे कि आधुनिक जीवन का जो हमारा द्वंद है, वो पूरा द्वंद उस नाटक में रखा गया। लगता है कि हमारे जीवन का ये नाटक। कालिदास उसके नायक हैं और वो मल्लिका से प्रेम करते हैं, लेकिन इमोशनल होने की वजह से वो ना तो ठीक से प्रेम कर पाते हैं, ना अपने जीवन में हासिल चीजें जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं, और जीवन में निर्णय न लेने की वजह से उनका जीवन त्रासदपूर्ण बन जाता है, ट्रेजेडी में तब्दील हो जाता है। ये बिल्कुल हमारे आधुनिक जीवन को व्यक्त करता हुआ नाटक है। हमारे आधुनिक जीवन में भी हम सब लोग इस त्रासदी से गुजरते हैं, कोई उचित फैसला नहीं कर पाते और हमारा जीवन त्रासदी का शिकार हो जाता है। तो कवियों को पढ़िए, नाटक पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, सब हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे या कहानियां पढ़िए, जितनी भी कहानियां हैं उन कहानियों को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि जैसे हम कोई हिंदी सिनेमा से गुजर रहे हैं। और जीवन के जो ऐसे संवेदनशील पक्ष हैं, अनछुए अनदेखे जो पहलू हैं, जिन पर हमने कभी गौर नहीं किया, उनसे आप रूबरू हो पाते हैं और आपको ये मालूम चलता है कि जीवन में संवेदना का होना कितना जरूरी है। हम जब संवेदनशील व्यक्ति होते हैं तो हम घटनाओं को न केवल देखते हैं, बल्कि घटनाओं के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। यही रचनाकार और हमारे अंदर अंतर होता है। तो लिटरेचर की जितनी भी रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे, वो सब आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा, जो आपको एक नई दुनिया से परिचित कराता है। और यहाँ आपको सारी बातें, इतिहास भी पढ़ना है, इसके अंदर आ जाता है, समाज शास्त्र भी आ जाता है, दर्शन शास्त्र भी आ जाता है, थोड़ा मनोविज्ञान भी आ जाता है। जैसे मनोविज्ञान का उदाहरण मैं दूं आपको, कवि सूरदास को हमें पढ़ना है। सूरदास आंखों से अंधे हैं और अंधे आंखों से वो कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया, वो मध्यकाल में जो प्रेम के बहाने स्त्रियों की स्थिति पर जो सूर्य ने प्रकाश डाला है, वो उसका महत्वपूर्ण पक्ष है। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन और लैंगिक समानता की बात करते हैं। सूर्य मध्यकाल में जहाँ स्त्रियों को निकलना मना है, वहां सूर्य यशोदा और राधा का नाम लेते हैं, स्त्रियों को उसके नाम से पुकारते हैं। कितनी बड़ी बात है। और खुलेआम प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए वहां दिखाते हैं कि राधा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है, कृष्ण राधा के। तो ये जो समाज को बदलने की जो कोशिश है रचना के स्तर पे, बेशक ये लोग यथार्थ में चीजों को ला पाए या नहीं ला पाए अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो बातें अपने लिटरेचर में कही, वो बातें कैसे आगे चलकर साकार हुई, उनका जो यूटोपिया है वो कैसे यूटोपिया आगे चलकर सच में तब्दील होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और एग्जाम में हम लोग इन्हीं चीजों को पकड़ते हैं, इन्हीं चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो बस सर मेरी आवाज आ पा रही है? सॉरी सर, क्या कहा सर? मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी सर, क्या है वो टाइम लिमिट सेट था लिंक का। ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग थैंक यू सर, कनेक्ट करके रहें, और जैसे हो फिर हम लोग क्लासेस शुरू। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने Thank you, sir. समय से हम सभी को समय निकाला। सर